जय हिंद। आज का जो ये हमारा वीडियो है वो है फंडामेंटल राइट्स पे। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बताया गया है। और इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था, पढ़ लिया था सिटीजनशिप के विषय में, नागरिकता के विषय में, जिसमें हम लोगों ने ये बात कर ली थी कि कैसे जो है भारत की नागरिकता ली जाती है और कौन कौन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है और किन किन तरीक़ों से नागरिकता मिलती है, और ऐसा कौन सा कार्य है जो आप करते हैं तो आपकी नागरिकता भी छीनी जा सकती है। तो ये सब सारी प्रावधानें जो हैं, जो सिटीजनशिप में हम लोगों ने चर्चा कर लिए थे, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में दिया गया था। फिर अगर उससे पहले की बात करें तो उससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने यूनियन एंड टेरिटरी के विषय में बात किया था, यानी कि संघ राज्यों के विषय में, जिसमें हम लोगों ने ये बताया था कि किन किन राज्यों का, किन किन स्टेट का फॉर्मेशन यानी पुनर्गठन किन किन परिस्थितियों में हुआ और किन किन कारणों से हुआ, और फिर किन राज्यों से अलग करके नया राज्य बनाया गया। ठीक है, तो ये और किन किन केंद्र शासित प्रदेशों को, किन किन प्रदेश को अलग करके बनाया गया। तो ये सारी बातें जो है हम लोगों ने इसमें यूनियन एंड टेरिटरी में कर लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने सिटीजनशिप पे देखा, तो सिटीजनशिप में हम लोगों ने आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक कवर किया। और फिर आज का जो ये हमारा वीडियो है वो है फंडामेंटल राइट्स पे, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो अगर आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर वो वीडियो आप देखते हैं तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ से जो है आपका सिटीजनशिप से वहाँ आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक तो बताया ही गया है, और उसके बाद जो है यहाँ आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हो जाएगा। तो मतलब एक कंटिन्यू वे में वो भी हो जाएगा, तो आप देखते हैं तो अच्छा रहेगा। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किसको कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है मौलिक अधिकार का। तो मौलिक अधिकार का मतलब यह है कि राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ठीक है, ये अधिकार देश में व्यवस्था को बनाए रखने एवं राज्यों के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। मतलब ये है कि देखिए, आपका मौलिक अधिकार जो है ना, वो आपका अधिकार है। मौलिक मतलब मूल, जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, यहाँ तक कि सरकार भी आपसे नहीं छीन सकती है। ठीक है, और लेकिन हाँ, एक बात, वो बात अलग है जब युद्ध की परिस्थिति में या फिर देश में कोई ऐसा आपातकाल की स्थिति में अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो हो सकता है, उसको जो है आपको छीना नहीं जाता है, उस समय आपको निलंबित किया जाता है। मतलब जब तक आपातकाल है तब तक आपसे वो अधिकार से आप वंचित रह सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो छीना नहीं जाता है, और वो राष्ट्रपति लगा सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट जो है हमारे वो लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि एक बात और कर लेते हैं कि मूल अधिकारों को जो है मूल अधिकार इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, कि जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है, ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास यानी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, एथिकल एंड स्पिरिचुअल विकास के लिए जो है आवश्यक, यानी बौद्धिक, भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए जो ये आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। तो अब जो है हम लोग ये जान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को जो है संविधान में कहाँ पे जो है इसको लिखा गया है। तो चलिए, ये जो है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स आर्टिकल्स 12 to 35 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कहने का मतलब ये है कि संविधान के भाग 3 में जो है ना, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसका फंडामेंटल राइट्स के डिटेल में बात किया गया है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में, और संविधान के भाग 3 में, है ना। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन गैव 7 फंडामेंटल राइट्स टू सिविलियन। कहने का मतलब कि हमारा संविधान है, हमारा संविधान भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार देते हैं। अब वो अधिकार कौन कौन से हैं, चलिए समझते हैं। ये अधिकार हैं कि राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में कवर किया गया है। फिर है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जो है आर्टिकल 19 से 22 में डिस्कस किया गया है। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 में जो है इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 और 25 से लेकर 28 में डिस्कस किया गया है।
फिर आता है राइट फॉर कल्चर एंड एजुकेशन, यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29 और 30 में डिस्कस किया गया है। फिर आता है राइट फॉर प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 में है। और फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। देखिए ये जो आपको है राइट फॉर प्रॉपर्टी, इसको रिमूव कर दिया गया है। क्यों रिमूव कर दिया गया है? कि पहले जो है, देखिए मौलिक अधिकार का क्या मतलब होता है कि आपसे कोई भी आपका अधिकार नहीं छीन सकता है। और पहले ये जब 31 में था तो यहाँ क्या था, राइट फॉर प्रॉपर्टी। अगर आपकी प्रॉपर्टी है और वो मान लीजिए कहीं रेलवे लाइन बिछाना है, ठीक है, रेलवे लाइन बिछाना है और आपका ज़मीन बीच में आ रहा है, तो उस वक्त जो है आप कोर्ट में कह सकते थे कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये मेरे संपत्ति के अधिकार में आता है, मैं ये ज़मीन रेलवे को नहीं दूंगा। तो उस समय जो है आपको कोर्ट जो है आपके लिए कर सकती थी कि नहीं, आप नहीं, ठीक है, ये आपका मौलिक अधिकार है, आप नहीं दे सकते, रेलवे को ही उधर आपको रास्ता निकालना होगा अलग। तो अब जो है इसको हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि देखिए रेलवे का जो काम है वो राष्ट्र के हित में है ना। तो राष्ट्र के हित में अगर कोई कार्य हो रहा है तो आपकी संपत्ति ले ली जाएगी और उसके बदले आपको मुआवजा दे दिया जाएगा। इसके लिए अब कोई दिक्कत नहीं है। और इसको जो है आर्टिकल 31 को अब जो है इसको वहाँ से हटा के, यानी मौलिक अधिकार में से हटा के इसको शिफ्ट कर दिया गया है आर्टिकल 300A में। किसके तहत? तो 1978 में जो है 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में आर्टिकल 300A में जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया है। फिर सातवां क्या हमारा कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। देखिए इसको जो है ना सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मतलब कि संविधान की आत्मा कहा जाता है आर्टिकल 32 को। तो इसको जो है हम लोग डिटेल में आगे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, आप कहेंगे यहाँ कि मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, और यहाँ पे जो चर्चा किया गया है आर्टिकल कहाँ शुरू हुआ है, 14 से लेकर 14 से लेकर शुरू हुआ है। तो देखिए आर्टिकल आपके यहाँ 12 और 13 बचता है। 12 और 13 में क्या है, तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इंट्रो है। और मौलिक अधिकार आपको यही बताया गया है कि मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है, तो बस इंट्रोडक्शन है और डेफिनेशन है आर्टिकल 12 में। और आर्टिकल 13 में जो आपको एक इम्पॉर्टेंट है, चलिए उसको भी बता ही देते हैं। तो हमारा है कि आर्टिकल 12 में डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन किस चीज़ का है? तो डेफिनेशन है स्टेट का। देखिए स्टेट का मतलब आप ये मत समझिए कि स्टेट का मतलब यहाँ राज्य से है। स्टेट का मतलब यहाँ जो है गवर्नमेंट से। देखिए संविधान में जो है राज्य का मतलब गवर्नमेंट है, ठीक है। तो यहाँ ये मत समझिएगा जैसे ये स्टेट जनरली यूपी बिहार ये सब नहीं है, है ना। तो ये स्टेट का मतलब यहाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट। तो अब देखिए कब इनको क्यों बनाया गया है, इनमें यही बताया गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वहाँ जो है ये आपकी रक्षा करेंगे। कौन? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और लोकल गवर्नमेंट, वही हुआ। अब देखिए अगर आपके मोहल्ला में आपका कुछ आपको मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उस समय तो नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, ना ही स्टेट गवर्नमेंट आएगी, तो कौन आएगी? तो उस समय कौन आएगी? तो आपको लोकल अथॉरिटी आएगी, मतलब कि आपके मोहल्ले में जो होगी, जैसे आप जिस वार्ड में रहते हो वार्ड कमिश्नर होंगे, और फिर जो पंचायत में होंगे तो पंचायत के सरपंच होंगे, मुखिया होंगे, वो सब आएंगे, ठीक है। आपके मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए वो होते हैं। और फिर अगर आप इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि मेरा स्वतंत्रता का अधिकार है तो हम जो है बिजली अपने मन से लेंगे, अगर बिजली आप चोरी कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय जो है आपके विरुद्ध ये एक्शन भी होगा, ठीक है। और मतलब आर्टिकल 12 जो था हमारा डेफिनेशन था कि आपका मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है, और अगर आप इसके विरोध में कुछ करते हैं, अगर आप ही किसी के मौलिक अधिकार को हनन करते हैं या फिर सरकारी कामों में व्यवधान डालते हैं या फिर कुछ जैसे बिजली चोरी करते हैं, तो ये सब जो है आपके विरुद्ध भी आपको सज़ा मिल सकती है, ठीक है। फिर आर्टिकल 13 में क्या करा है? आर्टिकल 13 में है अल्पीकरण, यानी कि डेरोगेशन, ठीक है, और असंगत इनकन्सिस्टेंट। तो देखिए ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस लिए है अभी समझाते हैं। तो आर्टिकल 30 कहता है अगर हमारे मौलिक अधिकार से किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो, यानी मान लीजिए आपका अगर मौलिक अधिकार है तो दूसरे का भी तो मौलिक अधिकार है। अगर आपके मौलिक अधिकार से किसी और को परेशानी हो रही तो यानी उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो ये आपका मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। अब समझिए कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए पहले क्या था, अब संविधान, जैसे कि आपको सज़ा पहले भी थी, संविधान बनने के पहले भी और संविधान बनने के बाद भी है। तो आईपीसी की धारा जो होती है, जैसे
ये आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा जो लगती है सजा में, तो ये जो है आपको 1860 से ही चलती आ रही है, ब्रिटिश समय से ही। तो उसमें फिर जब संविधान बना तो इनको इसमें इंक्लूड कर दिया गया, इनमें मिला लिया गया। अब उससे पहले अगर कोई, अब जो नया जब संविधान बना तो इसमें मौलिक अधिकार आया, फंडामेंटल राइट्स आया, और उससे पहले जो अगर कोई कानून है जिसके कारण आपका आज का बना हुआ मौलिक अधिकार अगर उसके कारण हनन हो रहा है तो वो पहले वाले को ख़त्म कर दिया जाएगा, उस अधिकार को ख़त्म कर दिया जाएगा। और फिर जब अभी संविधान बनने के बाद भी अगर कोई ऐसा है, अगर कोई नया कानून बन रहा है तो वो ये देखा जाता है कहीं वो मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है उस कारण से। अगर हो रहा है तो वो भी कानून नहीं बनेगा, ठीक है, तो उसको भी हटा दिया जाएगा। मतलब कि ये हमेशा कोई भी अब जो पहले कानून था अगर उससे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो हट गया, ख़त्म हो गया। और अभी जो अगर कोई नया कानून बन रहा है तो उसको भी ये ध्यान रखना कि कहीं मौलिक अधिकार का हनन ना हो, ठीक है, तो उसको ये बात ध्यान में रख के कानून बनाना होगा। तो ही अगर अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कानून जो है स्वतः ही ख़त्म कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आप समझ गए 12 और 13 के विषय में। अब जान लेते हैं राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से शुरू कर लेते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी में है पहला कि आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इसको समझिए। अब देखिए ये क्या होता है राइट बिफोर लॉ। तो अब देखिए यहाँ बिफोर का मतलब ये मत समझिए कि पहले, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो यहाँ बिफोर का मतलब ये मत समझिए कि पहले, यहाँ है बिफोर का मतलब सामने। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी लॉ क्या होता है, कानून होता है, नियम होता है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि कानून के सामने जो है सब बराबर है। तो इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो अमीर, गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी, गैर अधिकारी, जो इसके लिए कोई भी प्रावधान अगर होंगे, कानून प्रावधान, तो सबके लिए कानून क्या होगा, बराबर होगा, और सब उसी कानून का फॉलो करेगा, सब उस कानून को मानेगा। अगर कोई उल्लंघन करता है, कोर्ट में केस होती है, तो वो सबके लिए बराबर होगी। अब है कि इसके विषय में ब्रिटिश न्यायवादी एवी डायसी का भी मानना यही है कि विधि के समक्ष जो है समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है, ये एवी डायसी का मानना है। और इन्होंने भी कहा है कि कोई व्यक्ति अमीर, गरीब, ऊंचा नीचा, अधिकारी, गैर अधिकारी कानून के ऊपर नहीं है। और यहाँ तक कि जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत उल्लेखित विधि का जो शासन ही जो है संविधान का मूलभूत तत्व है, इसलिए जो है इसे किसी भी तरह, यहाँ तक कि संशोधन यानी अमेंडमेंट के द्वारा भी जो है समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका लॉ के विषय में, यानी कानून के सामने जो है सब बराबर है। फिर आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 समझते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, जेंडर, केस एंड बर्थ प्लेस। इसका क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति है देश के किसी भी नागरिक के, उसको जो है केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं कर सकता है ना। मतलब ये है कि केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये सब के आधार पे जो है किसी को भी, जैसे कि सार्वजनिक दुकानों पे जाना, भोजनालयों में, होटलों में जाना होता है, मनोरंजन में जाना, सिनेमा देखना, सिनेमा घरों में जाना, यहाँ सब प्रवेश, सब में, यहाँ के प्रवेश में इसको जो है रोका नहीं जा सकता है। इनके मूल ये धर्म, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर इनसे विभेद नहीं किया जा सकता है। और तो और अगर कोई सरकारी व्यवस्था है जैसे कि कुआं हो गया, तालाब हो गया, जो सरकार के निधि से आती है, सरकारी स्कूल हो गया, तो इन सब जगहों में जो है उनको भी प्रवेश दिया जाएगा, और बाकी सब की तरह वो भी सार्वजनिक, उन्हें भी सार्वजनिक माना जाएगा और उनके साथ कोई विभेद नहीं कर सकता है। यही जो है आर्टिकल 15 कहता है कि आर्टिकल 15 जो है इस एक बात और कहती है कि रिलीजन, जेंडर, कास्ट एंड बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंग जो है भेदभाव भी किया जा सकता है, लेकिन कब, जब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो, मतलब कि समाज के कल्याण के लिए, मतलब पॉजिटिव वे में जो कार्य हो रहा है, जैसे कि समाज के लिए भलाई का कार्य हो रहा है, लोगों को जिससे भलाई हो, जिससे उनके हितों की रक्षा हो, तो इस समय जो है भेदभाव करना कोई गलत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अभी कहीं देश में वार चल रहा है दूसरे देश से, तो उस समय क्या होगा कि महिला जो फीमेल आर्मी है उनको पीछे किया जाएगा और मेल आर्मी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसमें क्या है कि फीमेल का हित है, मतलब जो फीमेल आर्मी है उनके हितों की रक्षा हो रही है, तो वहाँ जो है ये पॉजिटिव वे में कार्य हो रहा है, तो यहाँ जो है भेदभाव ये नहीं माना जाएगा। वहाँ ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि जेंडर के अकॉर्डिंग जो है वहाँ भेदभाव हो रहा है, तो ये वहाँ जो है पॉजिटिव वे में चल रहा है, तो ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे समाज में लोग करते हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए, तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता है।
अब देखिए इसमें इसमें जो है संविधान सरकार को ये अनुमति भी देती है कि वह जो है बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे, जैसे कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। अब यहाँ बात आ जाती है रिजर्वेशन की। अब समझेंगे रिजर्वेशन के विषय में भी थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल है। अब देखिए होता क्या है कि महिलाएं जो हैं कभी कभी बड़े स्तर पे जो है भाग नहीं लेती हैं, तो उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए मौका दिया गया है, ताकि वो भी जो है पुरुष के साथ जो है मेल के साथ जो है आगे बढ़ सके। तो अब क्या कि राज्य जो है सरकार को संविधान इस बात की भी अनुमति देती है कि जो समाज में पीछे छूट गए हैं उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, यानी सोशली एंड और एजुकेशनल ढंग से भी उन्हें जो पीछे छूट रहे हैं उन्हें भी आगे बढ़ाने के लिए उनको पुशअप किया जाए। मतलब जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए कि विधानमंडल में सीटों का आरक्षण जो महिलाओं के लिए है, और सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क में छूट। तो जो नीचे तबके के लोग हैं, जो छोटी जाति के लोग हैं, तो उन्हें भी जो है समाज में बराबरी का मान दिया गया है, और उन्हें भी आगे जो है सबों के साथ आगे कदम से कदम मिलाए रखने के लिए उन्हें भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आरक्षण ये नहीं है कि आपको कम में सिलेक्शन हो रहा है तो उनका ज़्यादा में सिलेक्शन हो रहा है, ये नहीं है। आरक्षण का मेन एम यही है कि सबको बराबर करना है, सबको बराबर लेकर चलना है। और राज्य अब क्या होता है कि यहाँ जो है संविधान राज्य को यह भी अधिकार देता है कि जो पिछड़े वर्ग के हैं उन्हें प्रवेश संबंधी जो क्षेत्र प्रवेश संबंधी जैसे परीक्षाओं हो गए, कोई भी परीक्षा है तो उसमें आरक्षण दिया जाता है, जब सिर्फ लेकिन एंट्री के लिए। ऐसा नहीं कि आप ज्वाइनिंग ले लिए उसके बाद भी आपको आरक्षण मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो आपको जो है एंट्री के लिए भी आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, जिससे सभी वर्ग के लोग जो है नौकरी कर सकें, और भी जो प्रवेश संबंधी है कहीं अच्छे संस्थान में पढ़ सके, अच्छे स्कूल में पढ़ सके, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ सके। तो ये इसलिए जो है इसकी व्यवस्था की गई है रिजर्वेशन की। अब एक बात और देख लेते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं ओबीसी के विषय में देख लेते हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग बात किए थे एससी एसटी के विषय में बात किए थे, जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति थे। ठीक है, तो अब जो बात कर रहे हैं वो ओबीसी के विषय में बात कर रहे हैं, जो अदर बैकवर्ड कास्ट है। तो इनके लिए क्या प्रावधान है शैक्षणिक स्तर पे, ये देख लेते हैं। तो इन्हें भी जो है आपको आरक्षण दिया जाता है। बात है संविधान में 93 संशोधन 93rd अमेंडमेंट 2005 के जो अकॉर्डिंग है के द्वारा इसको शामिल किया गया, और इसमें कहा गया कि उच्च पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% जो सीट हैं वो आरक्षित की गई है, जिनमें बड़े बड़े संस्थान भी शामिल है, जैसे आईआईटी एवं आईआईएम जैसे संस्थान भी इसमें शामिल है। अब है अप्रैल 2008 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान्यता दे दी कि हाँ ठीक है इन्हें भी आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही, क्या कही कि इसमें जो है नॉन क्रीमी लेयर है उन्हें जो है आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, और क्रीमी लेयर वालों को नहीं दिया जाएगा। यानी ओबीसी में भी सभी तरह के जो ओबीसी कैटेगरी में जो सभी तरह के लोग हैं उन्हें सभी ओबीसी वालों को जो है रिजर्वेशन नहीं मिलता है, बस उन्हें ही मिलता है जो नीचे है, मतलब आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर है या फिर वो बाकी सबों से नीचे हैं। ठीक है, तो उन्हें आरक्षण दिया जाता है। तो अब उनमें क्या है कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का फंडा है। तो ये समझ लेते हैं क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या हो जाता है। तो एक होता है क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर पहले समझ लेते हैं, आपको नॉन क्रीमी लेयर खुद समझ आ जाएगा। देखिए क्रीमी लेयर उनको कहते हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे इनमें कौन कौन से लोग आते हैं, तो इनमें वो लोग आते हैं जो संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हो गए, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हो गए, जस्टिस हो गए। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए, और राज्य संघ लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, मुख्य निर्वाचित आयुक्त हो गए, और ग्रुप ए ग्रुप बी के जो ऑफिसर रैंकिंग के जो जॉब हैं, जो सरकारी हैं, केंद्र सरकार को हो चाहे वो राज्य सरकार का हो, तो ये सब जो लोग हैं इन्हें जो है अगर वो ओबीसी हैं तो इन्हें आरक्षण नहीं मिलता है, रिजर्वेशन नहीं मिलता है। और जो सेना में जैसे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन सबों में जो ऊंचे पद पे, आधिकारिक पद पे, ऑफिसर रैंकिंग पे है, जैसे कि कर्नल, जनरल,
ये सब मेजर, तो इन सब का जो पद है तो इन सब को जो है आपको क्रीमी लेयर के सेक्शन, क्रीमी लेयर के कैटेगरी में रखा गया है और इन्हें जो है नहीं दिया जाता है आरक्षण। और इनमें जो है डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, लेखक, सलाहकार, एडवाइज़र ये सब भी आते हैं। अब इनमें शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है, यानी शहर में जिन लोगों के पास जो है मकान है और जिनके पास जो एक निश्चित सीमा से अधिक की कृषि भूमि या रिक्त भूमि रखने वाले हैं, उन्हें जो है आपको क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा गया है और उन्हें भी जो है आरक्षण नहीं मिलता है। और एक बात और कहा गया है कि जिनका एनुअल इनकम जो है 4.5 लाख से अधिक है, ठीक है। लेकिन ये जो पहले था 2004 में वो 2.5 था, फिर जो है 2008 में बढ़ गया, कितना 4.5 हो गया, और उसके बाद 2013 में जो है 6 लाख रुपए कर दिया गया। तो अब जो है कि 6 लाख से कम जिनको है उनको आरक्षण मिल सकता है, रिजर्वेशन मिल सकता है, लेकिन 6 लाख से अबव जिसका है एनुअल इनकम उनको जो है आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्रीमी लेयर का था। तो अब जस्ट इसका अपोजिट है नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर में किनको हो सकता है, तो जो संवैधानिक पद पे नहीं है, ठीक है, जो अधिकारी नहीं है, सेना में कहीं ऊंचे पद पे नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, और शहर में मकान नहीं है, ज़मीन नहीं है, और जिनका एनुअल इनकम जो है 6 लाख से कम है, उनको जो है आरक्षण दिया जाएगा। तो आप समझ गए कि आर्टिकल 15 क्या है। आर्टिकल 15 वही है कि जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जन्म स्थान के नाम पे, लिंग के नाम पे जो है आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन समाज के हित के लिए जो है ये सही है। और इसके साथ ही हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया आरक्षण के विषय में, किन किन को आरक्षण मिलता है और किन किन को नहीं मिलता है, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर को भी समझ लिया। तो बहुत से जो फॉर्म सब जो आते हैं जैसे रेलवे, एसएससी के, तो उनमें ये ऑप्शन होता है ओबीसी वालों के लिए कि नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर का। तो इनमें जो है बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर डालें या फिर क्रीमी लेयर डालें। तो अब जो है आप क्लियर हो चुके हैं क्या डालना है, क्रीमी लेयर या फिर नॉन क्रीमी लेयर। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, साथ ही ईडब्ल्यूएस की भी बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है ये आपको संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसको जोड़ा गया। अब क्या है कि इसमें कहा गया कि 10% जो है आपको आरक्षण दिया जाएगा। तो अब इनको किन को दिया जाएगा, तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो आप समझ लेते हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर का मतलब क्या है। तो इनमें है कि जिनकी पारिवारिक आय जो है, यानी जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, इसमें जनरल कैटेगरी को ही ईडब्ल्यूएस दिया जाता है। और ये जो है 2019 में जोड़ा गया है 103वें संशोधन के अकॉर्डिंग, 103वें जो है अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जोड़ा गया है। तो इनमें कौन कौन व्यक्ति आते हैं, तो जिनकी वार्षिक आय यानी कि एनुअल इनकम जो है 6 लाख रुपए से कम है, यानी अब 6 लाख रुपए से कम है। अब देखिए इसमें 6 लाख रुपए से कम कैसे है, तो आपको इनमें जो एनुअल इनकम होगा वो आपको वेतन प्लस खेती, व्यवसाय, व्यापार आदि जितने भी आपको जो आय के स्रोत हैं सभी को ऐड करके अगर वो 6 लाख से कम है तो आप जो है इस श्रेणी में, आपको ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में रखा जाएगा और आपको ये रिजर्वेशन का फ़ायदा दिया जाएगा। अब फिर आते हैं कि वैसे व्यक्ति जिनको इस कैटेगरी से बाहर रखा जाएगा, जिनके पास 5 एकड़ या फिर उससे अधिक की ज़मीन है, कृषि भूमि है, 1000 वर्ग फीट या फिर उससे अधिक बड़ा आवासीय फ्लैट है, रहने के लिए फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा, अधिसूचित नगर पालिकाओं के अंतर्गत 100 गज या अधिक बड़ा आवासीय भूखंड यानी प्लॉट है, अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर 200 गज या अधिक बड़ा आवासीय भूखंड है। तो इन सबको जो है इन श्रेणी से ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से बाहर रखा जाएगा। अब आर्थिक रूप से कमज़ोर का निर्धारण करते समय परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों पर धारित संपत्ति को एक साथ जोड़कर किया जाएगा। तो अब आर्थिक, अभी मैंने बताया कि जब ये आपको एनुअल इनकम को जब जोड़ा जाएगा, जो 6 लाख से कम होना चाहिए, तो सारे इनकम को आपको जोड़ के देखा जाएगा कि अगर वो 6 लाख से कम है तो ही आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कहने का मतलब कि आपको आरक्षण यानी रिजर्वेशन मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आर्टिकल 16 में क्या है। तो आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो अब क्या कह रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, मौका जो है सबको समान दिया जाएगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। मतलब कि मान लीजिए कि कोई फॉर्म निकला, सरकारी कोई फॉर्म निकला, ठीक है, तो उस समय जो उन फॉर्म को भरने के लिए सभी कैटेगरीज के लोग जो हैं, सभी कैटेगरी, चाहे वो SC ST हो, चाहे जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे जो भी हो, सभी को समान मौका दिया जाएगा कि वो उस फॉर्म को फिलअप करे और सभी एग्ज़ाम दें और सभी को अधिकार है कि वो नौकरी रोजगार पाएँ, ठीक है। तो इसमें ये है। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 17 की तरफ। आर्टिकल 17 में क्या कहा जा रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब ये होता है छुआछूत।
अब जो है अनटचेबिलिटी को जो है आपको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसका जो ये 1955 में ये एक्ट था क्या, तो अप्रियता यानी कि अनटचेबिलिटी अधिनियम एक्ट के नाम से ये जाना जाता था। और 1976 में जो है इनका नाम बदल के कर दिया गया सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम। ठीक है, और इस भी जो है वो 1955 ही रहने दिया गया। अब इसमें क्या है कि इनको जो है पहले जो एक्ट था 1955 में, उनको जो जब संशोधन करके 1978 में नाम चेंज करके सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, तब इसका जो है दंड देने की जो प्रावधान था इन्हें और भी कठोर बना दिया गया। तो ये एक अच्छा काम हुआ है, ये जो है अपराध की श्रेणी में इसे माना गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है एबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब कि टाइटल आप नहीं रख सकते हैं, कोई भी टाइटल आप नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि पहले ऐसा होता था कि कोई भी राजा महाराजा होते थे तो वो अपने नाम के आगे जो महाराज लगाते थे, जैसे महाराज पृथ्वी सिंह चौहान, तो ऐसा जो होता था। लेकिन अब नहीं होता, अब सिर्फ वही है कि आप एक या फिर अगर आप सेना में कोई पद पे हैं, रैंकिंग, तो रैंकिंग के हिसाब से आप जो है टाइटल लगा सकते हैं। और आपका जो है एकेडमिक जो डिग्री के अकॉर्डिंग जो आप टाइटल लगाते हैं तो वो लगा सकते हैं। जैसे कोई पीएचडी कर लिए तो फिर वो क्या लगाएंगे, डॉक्टर लगाएंगे नाम के आगे। और अगर सेना में यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कहीं भी अगर वो अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, तो उनके नाम के सामने आप जिस रैंक पे हैं वो रैंक जो है उनके आगे लगेगा। जैसे कर्नल तो कर्नल लगेगा आगे, जैसे मेजर तो मेजर आगे लगेगा। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ यही दोनों फील्ड में जो है आपको दिया जाता है टाइटल रखने का, और आपको कोई भी टाइटल रखने की अनुमति नहीं दी गई है हमारे संविधान में। और आप अगर विदेश से भी कोई टाइटल आपको मिलता है तो आप नहीं रख सकते हैं। ये आपको अनुच्छेद आर्टिकल 18 में जो है इनकी मनाही करती है संविधान। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि आपको आंदोलन करने का भी अधिकार है, आप आंदोलन कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट एंड सेटलमेंट, मतलब आप देश के किसी भी कोने में जाके घूम सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं। लेकिन अगर आप घूमने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी जाके घूमें। जैसे कि मान लीजिए कोई सरकारी कार्य हो रहा है और आप जाके वहाँ ऑफिस में चले जाते हैं घूमने, तो ये आपकी घूमने की जगह नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे जगह पे जाइए जहाँ आपको घुमा जा सकता है। जैसे देश के किसी भी कोने में जाकर आप घुमा जा सकते हैं, बस किसी कार्य को अवरुद्ध ना करें। और देखिए आप कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन रहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं बसते हैं, जैसे कि आप कहीं माइनॉरिटी के एरिया में बसते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपके बसने से उनके जो मौलिक अधिकार हो, उनके अधिकार को क्षति हो, उनका हनन हो, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। ये आपको जो है सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बाकी आप कहीं भी घूम सकते हैं, रह सकते हैं, संपत्ति खरीद के वहाँ बस सकते हैं। ये था आपका फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट एंड सेटलमेंट। अब है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब इसमें कहा गया है कि आप जो है अपने जीवन यापन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी पेशा कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो सरकार आप पे प्रतिबंध लगाती है। किस लिए प्रतिबंध लगाती है, अगर आप कोई अनैतिक कार्य करते हैं, जैसे कि महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग होता है, या खतरनाक हानिकारक औषधि या विस्फोट आदि, ये सब, तो इन सब चीज़ों में जो है सरकार आप पे प्रतिबंध लगाती है। जैसे कि अगर आप बिजनेस करते हैं और आप चाहते हैं कि पटाखा का बिजनेस करें, तो ये तो आपको जो है विस्फोटक सामान का जो बिजनेस हुआ, तो ये सब चीज़ों के संचालन के लिए जो आपको सरकार से लाइसेंस लेना होगा, नहीं तो आपको ये बंद करना होगा। ये था आपका आर्टिकल 19 का प्रावधान। तो आर्टिकल 19 में ये सारे अधिकार दिए गए हैं। राइट टू स्पीच, राइट टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग इन नॉन वायलेंस वे, राइट टू मेक द यूनियन एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यानी कि स्वतंत्र ये आंदोलन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट एंड सेटलमेंट, कहीं भी आप घूम सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं, और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो आप कोई भी जीवन यापन के लिए कोई भी बिजनेस, कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो जो हो अनैतिक कृत्य ना हो, ठीक है, इलीगल ना हो। अब देखिए एक चीज़ और था इसमें, जो आर्टिकल 19 में था 7 जो है दिए गए थे, 7 राइट्स दिए गए थे। इसमें एक जो 7 जो राइट था उसमें से एक राइट था आपका राइट फॉर प्रॉपर्टी, जिसको हम लोगों ने पहले ही समझा दिया, तो उसे जो है यहाँ से बस हटा दिया गया है, बाकी सब वही है। तक हम लोगों ने जान लिया आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 19 तक में, जिसमें कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में हम लोगों ने चर्चा की राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार, और
आर्टिकल 19 में हम लोगों ने चर्चा की है राइट टू फ्रीडम, और राइट टू फ्रीडम जो है आपको 22 तक है, जिसमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में राइट टू फ्रीडम का चर्चा किया गया है, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल 19 पढ़ा है और उसके विषय में डिटेल में बात कर ली है। तो आज का जो वीडियो है हमारा यहीं तक रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग आगे के आर्टिकल के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने सिटीजनशिप के विषय में चर्चा किया है, तो उनको जरूर देखिए उस वीडियो को, क्योंकि उस वीडियो में जो है कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक में चर्चा किया गया है। और ये जो वीडियो आपका शुरू हुआ, ये जो फंडामेंटल राइट्स का जो वीडियो है वो आपको 12 से लेकर 35 तक चलेगा। तो इसमें जो है आपको एक कंटिन्यू वे हो जाएगा कि 5 से लेकर 11, फिर 12 से लेकर 35 तक। तो आप उस वीडियो को भी देखिए तो आपको एक कंटिन्यू वे में जो है सारे आर्टिकल की जानकारी हो जाएगी। तब तक आप देखते रहिए कॉम्पिटिटिव जोन, और आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।